नमस्कार। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय परागण निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्तन। इसका पहला पार्ट हमने पढ़ा। आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में पहला टॉपिक है अनिषेचयता या असंगतता। या असंगतता। असंगतता या अनिषेचयता क्या होती है? परागण के बाद निषेचन होता है, लेकिन अनिषेचयता या असंगतता निषेचन का उल्टा है। निषेचन क्या होता है? नर और मादा युग्मकों का संलयन। अनिषेचयता क्या होता है? इसकी परिभाषा में लिख दूं। जब जन्मक्षम और कार्यक्षम नर और मादा युग्मक निषेचन में विफल हो जाते हैं, उस क्रिया को अनिषेचयता कहते हैं। जन्मक्षम व कार्यक्षम नर व मादा युग्मक जब निषेचन में विफल हो जाते हैं, उसे अनिषेचयता कहते हैं। अनिषेचयता दो प्रकार की होती है। नंबर 1 इंटरस्पेसिफिक या अंतराजातीय। अंतराजातीय अनिषेचयता। अंतराजातीय अनिषेचयता या इंटरस्पेसिफिक। इंटर का मतलब है दो अलग अलग जातियों के बीच, दो अलग अलग जातियों के बीच जब अनिश्चितता पाई जाती है तो उसको इंटरस्पेसिफिक कहते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में ये नाम है थोड़ा कंफ्यूज रहता है। एक ही वंश की दो अलग अलग जातियों में निषेचन में विफलता। अंतराजातीय अनिश्चितता कहलाती है। उदाहरण ब्रेसिका रापा। ब्रेसिका रापा और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ये दो अलग अलग जातियां हैं, वंश एक ही है। इन दोनों में युग्मकों का निषेचन नहीं होता। दूसरा है अंतरजातीय या अंतरजातीय। इंट्रास्पेसिफिक। अंतरजातीय अनिश्चितता, इसमें एक ही जाति के पौधों में अनिश्चितता होती है। इसको सौगंधता भी कहते हैं।
इसका उदाहरण है परिमला। अब अनिश्चितता का कारण क्या है? अनिश्चितता का कारण, अनिश्चितता प्राग स्त्री के सर की अंतःक्रिया के फलस्वरूप में होता है। इसके कारक आकारिकी या कार्यकीय हो सकते हैं। और इसका नियंत्रण एक जीन के बहुविकल्पियों के द्वारा होता है। नियंत्रण एक जीन के बहुविकल्पियों द्वारा। और ये परागकण की जब भित्ति का निर्माण होता है उस समय या वर्तिका करके परिपक्व होने के समय अनिश्चितता प्रदर्शित होती है। अनिश्चितता परागकण की भित्ति के जीन के द्वारा होती है तो उसको युग्मकोद्भिद अनिश्चितता कहते हैं। या जिन युग्मकों से, जिन उत्तकों से परागकण बनता है उसके द्वारा यदि अनिश्चितता होती है तो उसको बीजाणुद्भिद अनिश्चितता कहते हैं। अब अनिश्चितता के परिणाम क्या है? अनिश्चितता होगी तो क्या क्या हो सकता है? पहला है परागकण अंकुरित नहीं होगा। परागकण का अंकुरित नहीं होना। परागकण अंकुरित नहीं होगा तो अनिश्चितता होगी। दूसरा, यदि अंकुरित हो जाता है तो परागनलिका वृद्धि नहीं करती। परागनलिका की वृद्धि नहीं होना। तीसरा, यदि परागनलिका वृद्धि कर देती है, वृद्धि भी हो जाती है तो सही स्थान पर नहीं पहुंचती। परागनलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंचना। परागनलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंचना। अगर सही स्थान पर पहुंच भी गई तो परागनलिका वर्तिका में फट सकती है। वर्तिका में फट जाना। अगर परागनलिका सही जगह पहुंच गई, सही जगह जाकर फटी है, फिर लास्ट क्या होगा? केंद्रकों का संलयन नहीं होना। इस प्रकार अनिश्चितता, इसके प्रकार, कारण और इसके परिणाम, ये अनिश्चितता पूरा हुआ। अगला टॉपिक, अब हम निषेचन। निषेचन क्या होता है? नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। नर व मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं।
निषेचन का अध्ययन सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने किया। लिलियम नामक पादप में स्ट्रासबर्गर ने लिलियम नामक पादप में निषेचन का अध्ययन किया। निषेचन के चरण कौन कौन से, निषेचन कहां से शुरू होता है? परागण होते ही निषेचन के चरण शुरू हो जाते हैं। निषेचन के चरण परागण जैसे ही किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकण आते हैं, परागकण आते ही निषेचन के चरण शुरू हो जाते हैं। इसका पहला चरण है परागकण का अंकुरण। परागकण का अंकुरण, परागकण का अंकुरण जब परागकण वर्तिकाग्र पर आ जाता है तो वर्तिकाग्र पर नमी, स्राव, रेजिन, प्रोटीन, शर्करा, इस प्रकार का स्राव वर्तिकाग्र पर होता है जो परागकण के अंकुरण के लिए अनुकूल होता है, परागकण को अंकुरण के लिए प्रेरित करता है। फिर परागकण की अंतःचोल जनन छिद्र के द्वारा पराग नलिका बनाती है। और ये अंकुरण इसका शुरू हो जाता है, अंकुरण परागकण का हो जाता है। जनन छिद्र, एक परागकण में कई सारे जनन छिद्र होते हैं और कई पराग नलिकाएं भी बन सकती है, एक भी बन सकती है, एक से अधिक पराग नलिका भी बन सकती है, लेकिन अंत में एक पराग नलिका ही सक्रिय रहती है। इसका दूसरा चरण है पराग नलिका का वर्गीकरण। पराग नलिका की वृद्धि अंडाशय की ओर होती है, हमेशा वर्तिकाग्र से अंडाशय की ओर होती है और रसायन अनुवर्ती होती है। गति क्या है? रसायन अनुवर्ती होती है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के रसायन है वो पराग नलिका की वृद्धि के लिए वृद्धि को प्रेरित करते हैं, इसलिए पराग नलिका की वृद्धि अंडाशय की ओर होती है। कुछ में वर्तिकाएं बिल्कुल खोखली होती है, उसमें श्लेष्मा भरा होता है, और कुछ वर्तिकाएं ठोस होती है। ठोस वर्तिकाओं में पेक्टिनेज एंजाइम के द्वारा कुछ कोशिकाओं की भित्तियों को गला दिया जाता है और वर्तिका ये जनन नलिका के लिए रास्ता बनता है, मार्ग बनता है। और कुछ पादपों में पराग नलिका अंतर कोशिकीय स्थानों से वृद्धि करती है। इस प्रकार पराग नलिका वृद्धि करती है। तीसरा, अब हम परागकण अंकुरण और पराग नलिका किस प्रकार से जायांग में जाती है, किस प्रकार से वर्तिका में पराग नलिका वृद्धि करती है और भ्रूण कोश कैसा दिखाई देता है, बीजांड कैसा दिखाई देता है, उसका डायग्राम बनाएंगे। ये जायांग की एलस है, ये हो गई वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये पूरा है अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है।
इस प्रकार का बीजांड जिसमें दो अध्यावरण पाए जाएंगे। इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। बीजांड के अंदर इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये अध्यावरण, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये द्वितीयक केंद्रक, और ये बीच में अंड कोशिका, और दोनों ओर दो सहायक कोशिका। और ये बीजांड का वर्ण। अब इसमें परागकण, यहां पर परागकण आते हैं, वर्तिकाग्र पर परागकण आते हैं, फिर परागकण अंकुरित होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे परागकण, और पराग नलिका निकलती है। मैं एक ही परागकण की नलिका बना रहा हूं। यह पराग नलिका इस प्रकार से बीजांड में प्रवेश करती है। तो पहले परागकण अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद बीजांड में प्रवेश करेगा। अब बीजांड में प्रवेश किस प्रकार से करती है वो आगे ये चित्र है। जयांग का अनुदैर्ध्य का एलस ऑफ गायनोसियम। अब निषेचन के दो चरण यहां तक हो गए, परागकण का अंकुरण और पराग नलिका की वृद्धि। तीसरा चरण निषेचन का तीसरा चरण है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका बीजांड में प्रवेश तीन प्रकार से करती है। नंबर 1 बीजांड द्वारीय प्रवेश, बीजांड द्वारीय प्रवेश। नंबर 2 निभागीय प्रवेश, और नंबर 3 अध्यावरणीय प्रवेश। बीजांड द्वारीय प्रवेश में पराग नलिका बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। एक बार मैं बीजांड का डायग्राम बना के समझाता हूं। ये बीजांड का डायग्राम है। तीसरा
ये 3 बीजांड हो गए। बीजांड में प्रवेश कैसे करती है? बीजांड द्वारी प्रवेश में पराग नलिका सीधे बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। इस प्रकार बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। निभागी प्रवेश, निभागी प्रवेश में बीजांड द्वार में इस प्रकार प्रवेश करेगी और भ्रूण कोश में बीजांड द्वार से ही प्रवेश करेगी। यह पराग नलिका है। यह पराग नलिका, यह बीजांड। निभागी प्रवेश में बीजांड द्वार की दूसरी साइड से प्रवेश करेगी, लेकिन भ्रूण कोश के अंदर बीजांड द्वार से ही प्रवेश करेगी। और अध्यावरणीय प्रवेश में जो अध्यावरण है वहां से प्रवेश करेगी, लेकिन भ्रूण कोश में बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। बीजांड में प्रवेश के 3 पथ हैं। बीजांड द्वारी प्रवेश, निभागी प्रवेश और अध्यावरणीय प्रवेश। लेकिन भ्रूण कोश अंदर वाला है, इसमें प्रवेश करेगी तो बीजांड द्वार से ही प्रवेश करेगी। अब इसका अगला चरण, चौथा चरण, निषेचन का चौथा चरण पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। इसके प्रवेश के, भ्रूण कोश में प्रवेश के 3 मार्ग हैं। बीजांड में प्रवेश करने के बाद भ्रूण कोश में कैसे पराग नलिका प्रवेश करती है, उसके 3 मार्ग हैं। एक तो अध्यावरण व सहायक कोशिका के मध्य से, या दूसरा ये हो सकता है सहायक कोशिका व अंड कोशिका के बीच से। तीसरा यह हो सकता है सहायक कोशिका अपरसित हो जाती है, सहायक कोशिका के अपरसन। अपरसित होने से पराग नलिका को मार्ग मिल जाता है। ये इसके प्रवेश के 3 मार्ग है। प्रवेश के अब चरण कौन कौन से? सबसे पहले 4 चरण है। सबसे पहले सहायक कोशिका अपरसित होती है। सहायक कोशिका अपरसित होने से पराग नलिका को मार्ग मिल जाता है। दूसरा, अपरसित कोशिका का फिलिफोरम उपकरण, फिलिफोरम उपकरण पराग नलिका को प्रेरित करता है। अपरसित कोशिका का एक फिलिफोरम उपकरण बनता है, वो पराग नलिका को प्रेरित करता है। तीसरा,
परागनलिका आगे जाकर फटना, परागनलिका का फटना। परागनलिका में छेद होना या फटना। परागनलिका में छेद होने के बाद क्या होगा, नर युग्मक बाहर आ जाएगा। नर युग्मकों का बाहर आना, नर युग्मकों का बाहर आना, ये परागनलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश हो गया। प्रवेश के बाद क्या होगा, प्रवेश के बाद होता है निषेचन। निषेचन का 5वां चरण है द्विनिषेचन व त्रिकसलयन। डबल फर्टिलाइजेशन व ट्रिपल फ्यूजन, इसकी खोज नवासीन ने की थी। द्विनिषेचन की खोज नवासीन ने की। द्विनिषेचन क्या होता है, परागनलिका में दो नर युग्मक बनते हैं, दो नर युग्मक, दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयित होता है। एक बार मैं भ्रूण कोश का चित्र बना रहा हूं, यह भ्रूण कोश का चित्र है। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये द्वितीयक केंद्रक, ये सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका। अब परागनलिका से दो नर युग्मक आते हैं, और एक नर युग्मक ये, दूसरा ये, दो नर युग्मक आते हैं। दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन करके द्विगुणित जाइगोट बनाता है। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन कर द्विगुणित युग्मनज बनाता है, और द्विगुणित युग्मनज आगे जाकर भ्रूण बनता है। और इसको प्रथम निषेचन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक क्या करता है, द्वितीय नर युग्मक इस द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है। द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन कर त्रिगुणित भ्रूणकोश बनाता है। त्रिगुणित केंद्रक बनाएगा और वो बाद में भ्रूणकोश बनाएगा। त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। ये 2n हो गया युग्मनज और ये 3n। ये त्रिगुणित केंद्रक आगे चलकर भ्रूणकोश बनाता है। एंजियोस्पर्म में आवर्त बीजीय पादपों में भ्रूणकोश है वो त्रिगुणित होता है।
अब पहला निषेचन ये हो गया, एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन कर जाइगोट बनाता है और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन कर त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, जो त्रिगुणित भ्रूणकोश बनाएगा। दो निषेचन हो गए, इसी को डबल निषेचन कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ निषेचन करता है, इस क्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। और द्वितीय केंद्रक का एक नर युग्मक के साथ संलयन कर ट्रिपल फ्यूजन, त्रिगुणित केंद्रक बनना त्रिक संलयन कहलाता है। द्वितीय केंद्रक के साथ एक नर युग्मक का संलयन होकर त्रिगुणित केंद्रक बनता है, इसको त्रिक संलयन कहते हैं। अब द्विनिषेचन व त्रिक संलयन का महत्व क्या है? आवर्त बीजीय पादपों में द्विनिषेचन व त्रिसंलयन का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन से त्रिगुणित भ्रूणकोश बनता है, उसमें दोनों नर और मादा, मात्रक और पैतृक दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं और यह ओज प्रदर्शित करता है। ओज का मतलब उत्तम गुण होता है, ओज प्रदर्शित करता है और यह भ्रूण के लिए भोजन प्रदान करता है। इस प्रकार जन्मक्षम भ्रूण और कार्यशील भ्रूण के लिए द्वितीयक केंद्रक और नर युग्मक के संलयन से जो भ्रूणकोश बनता है वह बहुत ही जरूरी होता है। त्रिगुणित भ्रूणकोश होता है, यह त्रिगुणित भ्रूणकोश भ्रूण को भोजन प्रदान करता है, इस प्रकार इसका महत्व होता है। और भ्रूणकोश में मात्रक और पैतृक दोनों गुण पाए जाते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर, अगले टॉपिक के लिए हमारा दूसरा वीडियो